हेलो माय डियर फ्रेंड्स। पिछले सीरीज में हम लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था। 23 चीज़ें छूट गई थी जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए इस टॉपिक को यहीं से दोस्तों, हमने पिछले सीरीज में बहुत सारी चीज़ें आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताई थी, लेकिन अब उस सीरीज में हम लोग आगे और भी उनकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उनकी मैरिड लाइफ की। विलियम वर्ड्सवर्थ की शादी उनके पत्नी मैरी हचिंसन से 1802 में हुई थी। हिज विडो मैरी पब्लिश्ड हिज लेंथी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम टू कोलरिज एज द प्रिल्यूड several months after his death 1850. He started it in 1798 to 1799 and finished it in 1805. It presents the impression on Wordsworth's mind from his earliest recollection till his mature manhood. दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ ने की पत्नी जब उनकी विलियम वर्ड्सवर्थ की जब मौत हो गई थी 1850 में, तो उनकी जो विधवा पत्नी थी मैरी हचिंसन ने उनकी लेंथी जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी, जिसका नाम प्रारंभ में पोएम टू कोलरिज रखा गया था, उसको प्रिल्यूड नाम से उनकी मृत्यु के कुछ महीनों बाद पब्लिश कराया गया था। प्रिल्यूड को वर्ड्सवर्थ ने 1798 से 1799 के बीच में लिखना शुरू किया था और 1805 में इसको फिनिश किया था, और ये पोएम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद ही पब्लिश हो पाई। वर्ड्सवर्थ मेड 3 ट्रिप्स टू फ्रांस इन 1790, 1791 एंड 1802। वर्ड्सवर्थ ने अपने पूरे लाइफ साइकिल में 3 टाइम्स वो फ्रांस गए थे, विजिट किए थे। 1790 में, 1791 में, 1802 में। ही आल्सो ज्वाइन द जिरोंडिस्ट विच वर द मॉडरेट रिपब्लिकन। दोस्तों, ये वर्ड्सवर्थ जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। इन्होंने फ्रांस में जिस समय रिवॉल्यूशन चल रहा था वहाँ पर मॉडर्न रिपब्लिकन पार्टी को भी ज्वाइन किया था। इस पार्टी के मेंबर्स को ही जिरोंडिस्ट कहा जाता था। द एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16 एंड द राइज ऑफ नेपोलियन थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हिज रेवोल्यूशनरी इंथुसियाज्म। दोस्तों, लुई 16वां को फ्रांस में जब फांसी दे दी गई थी और नेपोलियन का जब मोनार्की हो गया था, जब नेपोलियन सिंहासन पे आसीन हो गया फ्रांस में, तो उस समय इनके जो रिवोल्यूशनरी इंथुसियाज्म थे, जो विचार थे, वो काफ़ी ज़्यादा इनको हर्ट किए थे। काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि ये वर्ड्सवर्थ जो थे वो हमेशा फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी की बात करते थे, जबकि नेपोलियन का शासन पूरी तरीके से एनार्की पे बेस्ड था। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी फ्रांस में, जिस समय वहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। ड्यूरिंग हिज स्टे इन फ्रांस ही कंपोज्ड अ ग्रेट पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केच 1793। फ्रांस में जिस समय ये रह रहे थे, उसी दौरान इन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्केच जो इनकी एक रचना है 1793 में, वो एक महत्वपूर्ण भाग को वहीं पर इन्होंने लिखा था। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन। वर्ड्सवर्थ गॉडविन जो कि एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, उनके विचारधारा से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और उनके न्याय की जो थ्योरी थी, जो पॉलिटिकल जस्टिस की थ्योरी थी, उस पे ये काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे और उससे ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। द कलेक्शन लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन 1798 and with 23 poems, 19 poems by Wordsworth and 4 by Coleridge. In the second edition of 1800, the famous preface was added. In the third edition of 1802, an appendix on poetic diction was added. One more edition came in 1805. मित्रों, इस लाइन में हम लोग लिरिकल बैलेट की बात कर रहे हैं। लिरिकल बैलेट 1798 में सबसे पहले पब्लिश हुआ था, जिसमें उस समय ओरिजिनली 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोएम कोलरिज की थी। सेकेंड एडिशन 1800 में आया था, जिसमें फेमस प्रीफेस को ऐड किया गया था। थर्ड एडिशन लिरिकल बैलेट का 1802 में आया था, जिसमें अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन को ऐड किया गया था, और एक चौथा एडिशन भी 1805 में आया था। द ईयर 1798 in the publication of the lyrical ballads, the year marks beginning of the romantic movement and the death of the new classical age.
जिस ईयर में 1798 में लिरिकल बैलेट को पब्लिश किया गया था, उसी साल से रोमांटिक मूवमेंट्स की शुरुआत मानी जाती है और न्यू क्लासिकल एज उसी दिन से समाप्त हो गया, ऐसा माना जाता है। इन ओरलीन, फ्रांस, 1792, he fell in love with Mary Anne Boleyn Bennett. It is said that he had a daughter, Anne Caroline, from her. दोस्तों, जब ये फ्रांस में थे, जिस समय फ्रांस की यात्रा पर थे हमारे पोएट्स विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 और 1792 में, उस दौरान ये मैरी एने वालोन नामक एक लड़की थी जिसको संक्षिप्त में एनेट भी कहा जाता है, उसके प्यार में पड़ गए थे। और ये कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि उससे उनको एक संतान हुई थी, एक लड़की हुई थी जिसका नाम अन्ने कैरोलाइन था। अन्ने कैरोलाइन वर्ड्सवर्थ और एनेट की लड़की थी। Financial problems and Britain's tense relationship with France forced him to return to England. Along the following year, the circumstances of his return and his subsequent behavior raised doubt as to his declared wish to marry Annette. However, he supported her and his daughter as best he could in later life. जिस समय ये फ्रांस में थे और ओरलीन में मैरी एने वोलोन के लव में थे, एनेट के लव में थे, उसी दौरान इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि नेपोलियन का शासन चल रहा था। उसके अलावा ब्रिटेन का भी कुछ मैटर चल रहा था, फ्रांस के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेंस रिलेशनशिप थी उस दौरान। तो इससे इनको इंग्लैंड लौट आना पड़ा और काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो उस दौरान इनके व्यवहार में भी काफ़ी चेंजेस आ गया। ये एनेट से शादी करना चाहते थे जो कि संभव नहीं हो पाया और वो लौट आए, और लेकिन इन्होंने पूरे जीवन भर में हमेशा एनेट और अपनी डॉटर कैरोलाइन को सपोर्ट करते रहे। इन 1802, वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरथी विजिटेड फ्रांस टू मीट एनेट एंड कैरोलाइन। The purpose of the visit was to prepare Annette for the fact of his forthcoming marriage to Mary Hutchinson. Afterwards, he wrote the sonnet "It is a beauteous evening, calm and free," recalling a seaside walk with the 9-year-old Caroline, whom he had never seen before that visit. Mary was anxious that Wordsworth should do more for Caroline. 1802 में वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरथी दोबारा फ्रांस की यात्रा पर गए थे एनेट से मिलने के लिए और कैरोलाइन से मिलने के लिए। इस विजिट का जो पर्पज़ था वो ये था कि एनेट को किसी प्रकार जो उनकी वर्ड्सवर्थ की मैरिज जो मैरी हचिंसन के साथ होने वाली थी उसके लिए एग्री करना। उस मुलाकात के दौरान वर्ड्सवर्थ ने उसको यादगार बनाने के लिए एक सोनेट को लिखा था, जिस सोनेट का नाम है "इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग, कॉम एंड फ्री, रिकॉलिंग अ सीसाइड वॉक विद द 9-year-old कैरोलाइन"। और उसी समय इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने कैरोलाइन जो कि 9 साल की तब हो चुकी थी, पहली बार मिले थे, इससे पहले इन्होंने कैरोलाइन को कभी नहीं देखा था। और मैरी हचिंसन इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं ज़्यादा अपसेट थी। उसको लगता था कि कैरोलाइन के लिए वर्ड्सवर्थ का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो कुछ ज़्यादा ही डेडिकेट हो रहा है। द ईयर 1793 से द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ इन द कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच। In 1795, he received a legacy of 900 pound from Russell Calvert and became able to pursue a career as a poet. 1793 में इनका पहला पब्लिकेशन जो हुआ था पोएम्स का, वर्ड्सवर्थ का कलेक्शन जो हुआ था उसका नाम था इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच। 1795 में इनको एक लिजेसी मिली थी। लिजेसी मतलब होता है संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो किसी की मृत्यु पर मिलती है। तो ये 900 पाउंड का इनको रेजले कैल्बर्ट नाम के एक बंदे थे, उनसे मिली थी, रेजले कैल्बर्ट से मिली थी। एंड बिकम एबल टू परस्यू अ करियर एज ए पोएट, जिससे इनको एज ए पोएट अपने करियर को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली थी। रेजले कैल्बर्ट की लिजेसी से इनको जो 900 की पाउंड्स की जो संपत्ति मिली थी 1795 में, उससे इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट। It was also in 1795 that he met Samuel Taylor Coleridge in Somerset. Two poets quickly developed a close friendship for 2 years. From 1795, William and his sister Dorothy lived at Raystown House in Dorset, a property of the Pinney family.
1795 में सैमुअल टेलर कोलरिज से मुलाकात हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ की सोमरसेट नामक स्थान पे। और इस मुलाकात के बाद ही दोनों पोएट्स बहुत जल्द दोनों पोएट्स के बीच में एक क्लोज फ्रेंडशिप का रिलेशन डेवलप हो गया था। और इसके 2 साल तक लगातार विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरथी जो थी, वो रेस्ट डाउन हाउस में, जो कि डोरसेट नामक स्थान पे ही पड़ता था, वहीं पर ही इन लोगों ने निवास किया। और ये जो रेस्ट डाउन जो टाउन पड़ता था, जो घर पड़ता था, वो प्रॉपर्टी जो थी वो पिन्ने फैमिली की थी। In 1797, the pair moved to Alfogden House, Somerset, just a few miles away from Coleridge home in Nether Stowey। 1797 में ये जो जोड़ा था, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरथी का, ये अल्फॉक्टन हाउस सोमरसेट के लिए मूव कर गया, जो कि कुछ ही दूरी पर था कोलरिज का जहाँ पर होम था। नेदर स्टोवी से कुछ ही मील की दूरी पर था ये घर। टुगेदर वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज with insight from Dorothy produced Lyrical Ballet 1798, an important work in the English Romantic movement. The volume gave neither Wordsworth nor Coleridge name as a author. One of Wordsworth's most famous poem, Tintern Away, was published in this collection, along with Coleridge, The Rime of the Ancient Man. विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज और कुछ इंसाइट्स डोरथी की भी थी। इन लोगों ने मिलकर एक ग्रेट वर्क लिरिकल बैलेट को प्रोड्यूस किया था, जो कि एक रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है उसी साल से। और लिरिकल बैलेट एक महान वर्क माना जाता है इन लोगों का। फिर भी इस वॉल्यूम ने ना तो वर्ड्सवर्थ को ना ही कोलरिज को एज ए ऑथर की कोई भूमिका दी, और इनको एक प्रकार से इनका फेलियर वर्क निकल गया और कोई भी इनको उसका क्रेडिट नहीं मिला इनकी लाइफ के दौरान। जबकि उसमें वर्ड्सवर्थ की जो सबसे ज़्यादा फेमस जो पोएम है टिंटन अवे, वो भी पब्लिश हुई थी उस कलेक्शन में। और उसी कलेक्शन में द राइम ऑफ द एंशिएंट मैन कोलरिज की ये भी फेमस पोएम ऐड की गई थी। उसके बावजूद भी इन दोनों लोगों को इस बैलेड का कोई भी क्रेडिट नहीं मिल पाया उस दौरान, क्योंकि उस समय में लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा लाइक नहीं किया। Between 1795 and 1797, Wordsworth wrote his only one play, The Borderers, a works tragedy set during the reign of King Henry III of England. When Englishmen in the North Country came into conflict with Scottish border ravers, he attempted to get the play staged in November 1797, but it was rejected by Thomas Harris, the manager of the Covent Garden Theatre, who proclaimed it impossible that the play should succeed in the representation. मित्रों, 1795 से लेकर 1797 के बीच में वर्ड्सवर्थ ने अपना एक प्ले लिखा था, जिस प्ले का नाम था द बॉर्डरर्स। यह एक प्रकार की वर्स ट्रेजेडी थी। वर्स ट्रेजेडी मतलब ये पोइटिक लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये एक प्रकार से पोइट्री ही थी, ट्रेजेडी थी ये। इसकी जो थीम रखी गई थी वो किंग हेनरी थर्ड के शासन के दौरान की थीम रखी गई थी, जो इंग्लैंड के राजा थे किंग हेनरी थर्ड। और ये घटना उस समय की थी, इसकी थीम उस घटना से प्रेरित थी जब एक बार नॉर्थ कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था इंग्लैंड के लोगों का और स्कॉटिश बॉर्डर के कुछ रेवर्स मीन्स होता है लुटेरे, चोर, डाकू, उनसे एक कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, एक लड़ाई हुई थी, उस दौरान की ये थीम थी। लेकिन ये भी एक प्रकार का इनका फेलियर वर्क माना जाता है। इन्होंने उसको एक बार स्टेज करवाने का प्रयास किया था नवंबर 1797 में। एक बार उसको स्टेज करवाने का प्रयास किया, लेकिन इट वाज रिजेक्टेड बाय थॉमस हैरिस। लेकिन ये थॉमस हैरिस नामक व्यक्ति द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, जो कि मैनेजर थे कॉन्वेंट गार्डन थिएटर। कॉन्वेंट गार्डन थिएटर के एक मैनेजर थे, उन्होंने इसको मना कर दिया था। और हु प्रोक्लेम्ड इट, जिन्होंने इसके बारे में कहा था इम्पॉसिबल दैट द प्ले शुड सक्सीड इन द रिप्रेजेंटेशन, इस प्ले का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जा सकता है, ये एक प्रकार का असंभव कार्य होगा। वर्ड्सवर्थ, डोरथी एंड कोलरिज ट्रेवल टू जर्मनी इन द ऑटम ऑफ 1798। While Coleridge was intellectually stimulated by the journey, its main effect on Wordsworth was to produce homesickness. इसके बाद वर्ड्सवर्थ, डोरथी और कोलरिज जो ये पेयर था, जो ये एक क्लोज फ्रेंडशिप थी, ये तीनों लोग जर्मनी की यात्रा पर गए। उस समय पतझड़ का मौसम था 1798 ईयर्स में। जब कोलरिज और वहाँ और वर्ड्सवर्थ और डोरथी गए
तो उसका प्रभाव ये हुआ कि कोलरिज को तो एक इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड हुई, उनको एक बौद्धिक विकास हुआ, उनको कुछ सीखने को मिला, जबकि वर्ड्सवर्थ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, उनको एक होम सिकनेस हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई उनको। ड्यूरिंग द हार्श विंटर ऑफ 1798-99, वर्ड्सवर्थ लिव्ड विथ डोरथी इन गोस्लर, and despite extreme stress and loneliness, began work on the autobiographical piece that was later titled The Prelude. He wrote a number of other famous poems in Goslar, including the Lucy poems. In the autumn of 1799, वर्ड्सवर्थ एंड ही सिस्टर रिटर्न टू इंग्लैंड। 1798 से 1799 के जो हार्श विंटर का जो पीरियड था, वहाँ पर जर्मनी में रह रहे थे वर्ड्सवर्थ और डोरथी गोस्लर नामक स्थान पे। वहाँ पर वर्ड्सवर्थ को काफ़ी ज़्यादा डिस्पाइट एक्सट्रीम स्ट्रेस हुई, लोनलीनेस भी इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफिकल, जिसका नाम बाद में प्रिल्यूड पड़ा, उस पर काम करना शुरू किया। और वहाँ गोस्लर में रहते हुए वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी फेमस पोएम को लिखा है, जिनमें से एक लूसी पोएम्स भी है, जो काफ़ी ज़्यादा पाठकों के बीच में लोकप्रिय है। लूसी पोएम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र बनी इनकी राइटिंग करियर में। और ऑटम 1798 में, पतझड़ के मौसम में, 1799 में वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर जो थी वो इंग्लैंड को वापस आ गई, क्योंकि उनको वहाँ का माहौल सूट नहीं कर रहा था। When Coleridge arrived back in England, he traveled to the north with their publisher Joseph Cottle to meet Wordsworth and undertake a proposed tour of the Lake District. This was the immediate cause of the brother and sister sitting at Dove Cottage in Grasmere in the Lake District, this time with another poet, Robert Southey, nearby. जब वो कोलरिज भी वापस आ गए, जर्मनी से इंग्लैंड आए, तो उन्होंने यात्रा की अपने जो एक पब्लिशर थे जिसका नाम था जोसेफ कॉटल के साथ में, वर्ड्सवर्थ और उनकी जो सिस्टर थी उनसे मिलने के लिए एक प्लान बनाया और वो लोग मिलने के लिए गए। इस मुलाकात का उद्देश्य ये था कि वर्ड्सवर्थ और डोरथी एक बार लेक डिस्ट्रिक्ट की यात्रा कर लें, साथ में कोलरिज भी रहेंगे, क्योंकि इन तीनों लोगों ने मन बना लिया था कि अब हम लोग लेक डिस्ट्रिक्ट में कुछ समय अपना बिताएंगे। और यही कारण था कि कुछ समय के बाद में तीनों लोग लेक डिस्ट्रिक्ट में जाके सेटल हो गए। वहाँ पर एक किराए का कमरा लिया गया, जिसको डॉब कॉटेज बोला जाता है। ये ग्रासमेरे नामक स्थान पे है और वो लेक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहीं पर पास में ही एक और इंग्लिश के बहुत बड़े कवि थे जिनका नाम था रॉबर्ट साउथे, वो भी निवास करते थे। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउथे केम टू बी नोन एज द लेक पोएट। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और साउथे चूँकि एक ही स्थान पर निवास करते थे, इसलिए इन तीनों को लेक पोएट के नाम से भी जाना जाता है। थ्रू आउट दिस पीरियड मैनी ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम्स रिवॉल्व्ड अराउंड द थीम्स ऑफ डेथ, इंड्योरेंस, सेपरेशन एंड ग्रीफ। इस दौरान जो वर्ड्सवर्थ की जो पोएम थी, उनकी जो थीम थी, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस से भरी हुई थीम थी। जस्ट लाइक उसकी थीम में डेथ था, इंड्योरेंस था, इंड्योरेंस होता है, सेपरेशंस से भरी हुई पोएम थी एंड ग्रीफ से भी भरी हुई पोएम थी। फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउथे इन 1843, वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरेट। 1843 में जब रॉबर्ट साउथे की मृत्यु हो गई, तब वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बना दिया गया। He initially refused the honor, saying that he was too old, but accepted when the Prime Minister Robert Peel assured him that you shall have nothing required of you. प्रारंभ में इन्होंने जो ये ऑनर मिला था पोएट लॉरेट का, राजकवि का, इन्होंने इसको मना कर दिया था, ये कहकर कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। फिर भी जब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील ने इनको इस बात का आश्वासन दिया कि आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस पद को स्वीकार कर लीजिए, तो इन्होंने उस ऑनर को स्वीकार कर लिया, पोएट लॉरेट अर्थात ये बन गए। वर्ड्सवर्थ thus became the only poet laureate to write no official verse. पोएट लॉरेट के हिस्ट्री में वर्ड्सवर्थ एकमात्र ऐसे कवि हुए हैं जो कि कभी भी ऑफिशियल वर्स नहीं लिखे हैं। द सडन डेथ ऑफ हिज डॉटर डोरा इन द 1847 was difficult for the aging poet to take, and in his depression he completely gave up writing new material.
अचानक क्या हुआ कि 1843-47 के दौरान इनकी जो इनकी जो पुत्री थी डोरा, उसका अचानक डेथ हो गया था। जो इनके ऊपर काफ़ी बुज़ुर्ग भी हो चुके थे उस समय हमारे पोएट, और इनको उस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। उसके मरने के गम में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो इसीलिए इन्होंने 1847 के बाद में कोई भी नई मटेरियल, अर्थात कोई भी नई रचना को नहीं लिखा। वर्ड्सवर्थ हैज़ अपीयर्ड एज ए कैरेक्टर इन वर्क ऑफ फिक्शन। कुछ ऐसे फिक्शंस लिखे गए हैं जिनमें वर्ड्सवर्थ को एज ए कैरेक्टर यूज किया गया है। इन फिक्शंस का नाम आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला फिक्शन है विलियम किंग सॉल्विंग का। विलियम किंग सॉल्विंग जिन्होंने लिखा मिस्टर क्रिश्चियन 1996 में। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ को एज ए कैरेक्टर यूज किया गया है। सेकंड जो रचना है वो है जेस्पर फोर्ड की रचना है जिसका नाम है द आयर अफेयर। 2001 में ये नॉवेल आया था। इसमें भी वर्ड्सवर्थ को एज ए कैरेक्टर यूज किया गया है। तीसरी रचना है वेल यमसी डर्मिट की रचना है जिस द ग्रेप टैटू के नाम से, जो 2006 में आई थी। इसमें भी विलियम वर्ड्सवर्थ को एज ए कैरेक्टर यूज किया गया है। फोर्थ रचना है क्यू लिम्ब का, जो द वर्ड्स मिथ्स एट ग्रासमेर 2008। क्यू लिम्स की जो रचना है द वर्ड्समिथ एट ग्रासमेर 2008 में आई थी। इसमें भी वर्ड्सवर्थ को एज ए कैरेक्टर यूज किया गया है। मित्रों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट करके आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय भी हमें ज़रूर बताएं। मित्रों, इसमें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।